गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलो आज हम लेके आए आपके लिए वेक्टर। वेक्टर जो है हमारा वो एक डीएनए रिकॉम्बिनेंट का एक महत्वपूर्ण पार्ट्स रहा है। कह लो कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए वेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वेक्टर क्या है, इसके टॉपिक्स क्या हैं, कौन कौन से ऐसे वेक्टर हैं जो हमारे जूलॉजी में वर्क करते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स में। और उसके साथ साथ ये जो टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर का जो सेकेंड पार्ट है या सेकेंड पेपर है, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी उस पार्ट से लिया गया है। तो आज का क्लास स्टार्ट करने के पहले बता दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इनको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिल सके। तो हम चलते हैं अपने क्लास पे, आज कुछ नया सीखते हैं। पहले बात करेंगे वेक्टर। जैसे आप बोल रहे हैं कि वेक्टर और क्लोनिंग व्हीकल, जो वेक्टर है वो होता क्या पर्टिकुलर, इसके बारे में हम पहले बात कर लें या फिर इसके इंट्रोडक्शन या फिर इसके डिफिनेशन कह लो। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर सेल्फ रिप्लिकेशन करने वाला डीएनए का एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? डीएनए का एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स होता है जो सेल्फ रिप्लिकेशन करने की क्षमता रखता है या करने की जिसके पास पावर होती है, जिसका प्रयोग या फिर जिसका यूज हम निवेशित डीएनए मतलब जिसमें हम डाल रहे हैं निवेशित डीएनए खंड्स या फिर पार्ट्स की क्लोनिंग के लिए वाहक के रूप में किया जाता है। ठीक, जैसे वेक्टर से पता चल रहा कि वाहक, ठीक, वाहक के रूप में करते हैं, इसलिए इसे वेक्टर को क्लोनिंग व्हीकल या क्लोनिंग डीएनए भी कहा जाता है। तो सिंपल सी बात निकल के आई यहां से कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि जो वेक्टर है वो सेल्फ रिप्लिकेशन करने वाला डीएनए का एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स है जिसका प्रयोग हम डीएनए के क्लोनिंग करने के लिए वाहक के रूप में करते हैं और इसे वेक्टर, ठीक, इस वेक्टर को क्लोनिंग व्हीकल या फिर क्लोनिंग डीएनए कहा जाता है या कहते हैं। ठीक, ये तो रहा फर्स्ट टॉपिक को, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि इस टॉपिक को ये क्लियर कर रहा है। मैंने पहले हेडिंग में देख लिया कि वेक्टर क्या है। ठीक, दूसरी हेडिंग की बात कर रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड वेक्टर, कि एक अच्छा सा वेक्टर होने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कई बार 10 मार्क्स में पूछे गए हैं, उसके साथ साथ ये पूरे शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछे गए हैं। सारी यूनिवर्सिटी, हम बात कर ले लखनऊ की या फिर काशी विद्यापीठ या फिर बीएचयू या फिर इलाहाबाद, मतलब सारे यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक क्लियर करके पूछा गया है कि जो एक गुड वेक्टर आपके पास होना चाहिए उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, वो कैसे गुण करता है या फिर उसके पास ऐसे कौन कौन से गुण होना चाहिए जो उपयोग में लाया जाता है। तो बात करेंगे यहां से फर्स्ट पॉइंट्स की कि फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है। देखो, इसके फर्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक, इसके फर्स्ट पॉइंट में जो पहला पॉइंट निकल के आता है वो कहता है कि एक ही होस्ट सेल के अंदर, मतलब सिंपल सी बात कर रहा है कि एक होस्ट सेल के अंदर निवेशित डीएनए, मतलब जो डीएनए डाला गया है निवेशित डीएनए सहित इसमें स्वयं के रिप्लिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब ये किसी भी सेल के अंदर जाए तो वहां पे अपनी खुद की रिप्लिकेशन कर पाए। ठीक, दूसरे पॉइंट में निकल के आता है वो कहता है कि वेक्टर में डीएनए रिप्लिकेशन के लिए एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने वेक्टर को डाला, वहां पे डीएनए रिकॉम्बिनेंट के जो टेक्नोलॉजी के तहत हमने डाला वेक्टर को और वहां पे डीएनए रिप्लिकेशन हो ही नहीं रहा है। तो वहां पे ऐसा नहीं, वेक्टर के अंदर डीएनए रिप्लिकेशन के लिए एक ओरिजिन रिप्लिकेशन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ओरिजिन रिप्लिकेशन होने चाहिए जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में वर्क करेगा। अब निकल के आती है बात थर्ड नंबर ये कहता है कि वेक्टर का जो साइज है, ठीक, जो शेप है वो काफी छोटा होना चाहिए। छोटा होने का मतलब ये दिखाएगा आपका इस पॉइंट से 10 kbp, ठीक, 10 kb दिखाएगा। ठीक, इतनी होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 kbp होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट निकल के आता है यहां से, ये कहता है कि इसे आसानी से, ये बात कहता है कि इसे आसानी से पृथक किया जाए, मतलब हम अलग कर सके, पृथक व शुद्ध किया जा सके। ठीक, तो भाई जाहिर सी बात है छोटी सी रहेगी तो हम आसानी से निकाल कर उसको प्यूरिफिकेशन कर ही लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं पांचवें नंबर की। पांचवा नंबर ये कहता है कि होस्ट सेल में सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित किया जा सके। मतलब जिस भी किसी सेल में हमको जिसमें होस्टिंग करानी है वहां पे इसको सही तरीके से ट्रांसफर किया जा सके, उसमें कोई दुविधा या फिर कोई भी दिक्कत ना आए। बात निकल गई 6 नंबर क्या कहता है? 6 नंबर कहता है कि इसमें एक या अधिक ऐसे मार्कर होने चाहिए। अब मार्कर क्या है?
मैं अगले जब इसके स्पेशल टाइप्स पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे हम मार्कर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे बस देख लें कि इसमें एक ऐसा या एक से अधिक ऐसे मार्कर होने चाहिए जो वेक्टर को होस्ट सेल में पहचाना जा सके। ठीक, अपने कॉपी को सही तरीके से पहचाने कि ये मेरा ही कॉपी है, पहचाना जा सके, तथा रूपांतरित मतलब जो मैंने इसको चेंज किया हूं, ठीक, रूपांतरित सेल्स के या होस्ट सेल का सही तरीके से चयन कर सके कि मेरे को किस ऑर्गन सिस्टम में काम करना है या किस डीएनए पार्ट्स पे काम करना है। अब बात करेंगे 7 नंबर की, तो 7 नंबर निकल के आता है कि वेक्टर में जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम के लिए अधिक से अधिक टारगेट सेट होना चाहिए। ये टारगेट सेट क्या है, देखो स्टूडेंट, टारगेट पॉइंट जैसे होता नहीं, टारगेट पॉइंट्स वैसे ही काम करते हैं टारगेट सेट। मतलब जब भी हम क्या करें और वेक्टर में, या वेक्टर मेरा है, एक वेक्टर का सबसे अच्छा गुण होना चाहिए कि वेक्टर है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम के लिए एक से अधिक क्या होना चाहिए, ऐसे पार्ट्स होने चाहिए जहां से रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम उस पार्ट्स को कटर कर सके या काट सके। ठीक, या जिसमें वेक्टर के विभिन्न जो भाग हैं, भागों में उसके जो निवेशित डीएनए हैं उसको संकलित किया जा सके। मतलब जब काटा जाएगा तभी तो उसको जोड़ा जाएगा अलग अलग पार्ट से। ठीक, अब बात करते हैं 8वें नंबर की। 8वां नंबर निकल के आता है कि जीन ट्रांसफर। ये जीन ट्रांसफर क्या है, जीन ट्रांसफर के लिए वेक्टर में पोषक कोशिका या फिर जीन ट्रांसफर के लिए जो आपका होस्ट सेल है, होस्ट सेल के जीनोम में स्वयं को निवेशित डीएनए समाकलित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। मतलब जहां पे वो जाए वहां पे रुकने की क्षमता हो और सही तरीके से वो वर्क कर सके। ठीक, अब बात करेंगे अगले नंबर्स की जो 9 कह रहा है। 9 ये कहता है कि जो आपके निवेशित मतलब जो ट्रांसफर डीएनए है, निवेशित डीएनए के लिए जो एक्सप्रेशन के लिए, मतलब निवेशित डीएनए के एक्सप्रेशन के लिए वेक्टर में प्रमोटर, ऑपरेटर तथा राइबोसोमल बॉन्डिंग क्या है, प्रमोटर, ऑपरेटर, वो राइबोसोम बॉन्डिंग स्लाइड अत्यधिक पाई जानी चाहिए या फिर समुचित कंट्रोल होनी चाहिए या फिर कोऑर्डिनेट होनी चाहिए जहां से वो सही तरीके से वर्क कर सके। ठीक, अगला पॉइंट निकल आता है 10 की बात करेंगे। जो 10 नंबर कहता है वो कहता है कि निवेशित डीएनए, मतलब जिस डीएनए को मैं डाल रहा हूं, जहां पे निवेशित कर रहा हूं, निवेशित डीएनए या फिर डीएनए रिकॉम्बिनेंट वाली सामर्थ्य कोशिकाएं या फिर जिस सेल में हमने डाल रहे हैं जिसके पास कैपेसिटी है, उस सेल में वेक्टर द्वारा स्थानांतरित कोशिकाओं में स्पष्ट सतर्कता होनी चाहिए कि जहां पे वो जा रहा है वो वहां पे सही से वर्क कर सके, उसको कोई भी दिक्कत वहां पे ना आए, कि उसको ऐसा नहीं कि मैंने उसको ट्रांसफर करा दिया किसी हॉस्टल में, उसकी होस्टिंग हो गई, वहां पे वो जाने के बाद नष्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने चाहिए। ये रहे वेक्टर के स्पेशल ट्रेंड, आपके फंक्शंस कह लो या फिर कह लो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, अब बात करेंगे इसके थर्ड पॉइंट्स की, जैसे आता है एक्सप्रेशंस वेक्टर। ठीक, इनके बारे में हम देखते हैं। जब बात करते हैं हम एक्सप्रेशंस वेक्टर की, तो यहाँ पे सबसे अच्छा निकल के आता है, या वेक्टर्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक्सप्रेशंस वेक्टर है क्या पर्टिकुलर, इसके बारे में हम चर्चा कर ले। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो आपके होस्ट सेल होते हैं, होस्ट सेल में जो आपने डीएनए डाला है या डीएनए के क्लोनिंग या संचरण करने के लिए वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। मतलब वेक्टर के बारे में बता रहा है पहले कि जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिस भी कभी किसी भी होस्ट सेल में जाते हैं वहां पे वो डीएनए की क्लोनिंग करते हैं या फिर डीएनए के जो क्लोनिंग करने के पार्ट्स हैं उसको आगे की ओर संचरित करते हैं। ये कहता है उसको तो हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। लेकिन जो एक्सप्रेशन वेक्टर है वो क्या है पर्टिकुलर, इसके बारे में हमको पता ना होगा। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब वेक्टर जो है, जब वेक्टर विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, मतलब एक वेक्टर गया है बॉडी में, वो स्पेशल प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक, संश्लेषण के लिए निवेशित डीएनए का अभिव्यक्त करता है। मतलब वो जहां पे जाए वहां पे अपने कंट्रोवर्सी से, मतलब अपने पार्ट्स को छोड़ दे, ठीक, अपने पार्ट्स को, अपने नेचर्स को छोड़ के, वो डीएनए के जो नेचर्स हैं उसको छोड़ के वो क्या करे, प्रोटीन का संश्लेषण करने लगे। ठीक, प्रोटीन के संश्लेषण को व्यक्त करने लगे। ठीक, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। क्या, एक्सप्रेशन वेक्टर। ठीक, ये हो गया। इस प्रकार के वेक्टर्स में ऑपरेटर्स तथा राइबोसोमल बॉन्डिंग स्लाइड
इसके लिए नियामक या फिर जो स्पेशल सीक्वेंस पाए जाते हैं, ठीक, स्पेशल सीक्वेंस पाए जाते हैं, जो एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं वो यूकैरियोटिक कोडान, क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोडान या कोडिंग सीक्वेंस में ठीक तरीके से प्रोकैरियोटिक प्रमोटर होते हैं। मतलब यूकैरियोटिक यदि कोडिंग करना है हमको सीक्वेंस का, तो ठीक पहले जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर होते हैं या होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक के नियामक सीक्वेंस, मतलब जो स्पेशल सीक्वेंस है या स्पेशल सीक्वेंस को प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पहचाना जा सकता। मतलब यूकैरियोटिक्स जो आपके सीक्वेंस है डीएनए के, उसको यदि सही तरीके से देखना है तो हमको यूकैरियोटिक सेल्स में ही देखना होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा टॉपिक्स नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब बात करेंगे 4 पॉइंट्स की। तो यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है कि लिस्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर कैसे, कौन कौन से लिस्ट हैं जो वर्क कर रहे हैं या फिर पार्ट्स होते हैं उसके जिसमें हम पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे मैंने 10 पार्ट्स को लिया है। जैसे यहाँ पे आप कह लो कि यहाँ पे मैंने 10 पार्ट्स को लिया है। ठीक, जो 10 पार्ट्स है वो क्या कर रहा है, 3 इधर और 7 इधर पार्ट्स है, जो काफी अच्छा है और इसको हम अगले वीडियो में पर्टिकुलर एक एक करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हो, जैसे प्लाज्मिड बात कर रहा है, कॉस्मिड बात कर रहा है, ये फैगमिड बात कर रहा है, उसके साथ ये बैक्टीरियोफेज, एक फैगमिड, और ये क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, उसके बाद ये फैस्मिड वेक्टर, ये सटलर बोल रहा है, ये ईस्ट वेक्टर बोल रहा है, ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर या YAC। ठीक, ये वेक्टर्स हैं पर्टिकुलर। देखो इसके बारे में यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा है, जैसे पहले के बारे में बोला कि प्लाज्मिड है। ठीक, प्लाज्मिड के बारे में आपने नाम सुना है, वो काफी इंपॉर्टेंट भी रहा है। इसका वीडियो जल्द ही प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट कह रहा है वो कॉस्मिड के बारे में बात कर रहा है। कॉस्मिड ये प्लाज्मिड के जैसा ही पार्ट्स होता है। ठीक, ये भी स्पेशल दिखाती है, हमारे वेक्टर के रूप में काफी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में वर्क किया करता है। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट्स की, जो फैस्मिड बोल रहा है कि फैस्मिड क्या है स्टूडेंट्स, ये भी जस्ट उसी के पार्ट्स हैं, सारे ये एक ही जैसे हैं। इन तीनों में जो 3 इधर है और ये चौथा 5वां ये, इनमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि तीनों चारों में अंतर क्या है स्पेशली। तो सारे अंतर को मैं कवर करूंगा जितने भी डिफरेंटेड हैं और इनके। ठीक, उसके बाद बैक्टीरियोफेज के बारे में आप जान ही रहे हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर जो बोल रहा है यहाँ पे, अब जो आपका ये वाला पॉइंट्स है, ये 6ठे नंबर वाला, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, मतलब ऐसे क्रोमोसोम या वेक्टर होते हैं जिसमें जो क्रोमोसोम होता है वो आर्टिफिशियल तरीके से उसको डेवलप किया जाता है। उसके बारे में ये जो हमारा 7वां पॉइंट निकल के आ रहा है, 7वां पॉइंट वो फॉस्मिड की बात कर रहा है कि जो फॉस्मिड वेक्टर्स हैं वो भी जस्ट उसी के टाइप्स के होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, डिफरेंट, सारे डिफरेंस क्लियर करूंगा अगली वीडियो में। ठीक, अब यहाँ पे जो बात कर रहा है अगला बोल रहा है कि ये सटर, क्या बोल रहा है, सटलर इसको कहते हैं, लेकिन सटर है, सटर्स वेक्टर जो है ये भी एक स्पेशल वेक्टर्स की तरह काम करता है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट में बहुत ही हेल्प रहा है, काफी वैक्सीन इससे तैयार किए गए हैं। ठीक, आगे जो आपका 9वां पॉइंट निकल के आता है वो कहता है कि ईस्ट वेक्टर। देखो स्टूडेंट, जो ईस्ट वेक्टर्स हैं वो भी एक स्पेशल टाइप्स के वेक्टर्स हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट्स है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स वेक्टर, मतलब ईस्ट के जो आपका क्रोमोसोम्स हैं उसको सही तरीके से आर्टिफिशियल कंट्रोल करके उसके वेक्टर ग्रुप में यूज करना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में YAC भी कहते हैं। ठीक, तो ये थोड़े से टॉपिक रहे इंट्रोडक्शन के रूप में वेक्टर में। इसके सारे पार्ट्स को जो 10 हैं, मैं 10 अलग अलग वीडियो में सबके स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। जैसे यहाँ पे प्लाज्मिड के बारे में बोल रहा था, प्लाज्मिड का एक स्पेशल वीडियो मिले, ठीक, नोट्स के रूप में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।